मोइन, फिलहाल नैनी जेल के बाहर क्या आवाजाही सुचारू रूप से हो चुकी है जैसे पहले चल रही थी, या अभी भी वहां पर बैरिकेटिंग और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो पहले हम देख रहे थे वही सब है? देखिए, ये हाईवे है, मिर्जापुर से प्रयागराज जाने का हाईवे है, तो उसे बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता था। 2 मिनट पहले ही ट्रैफिक रोका गया था ताकि अतीक अहमद का जो काफिला है, जो पुलिस टीम अतीक अहमद को लेने गई थे, वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी ट्रैफिक जाम के वो जेल के अंदर दाखिल हो सके। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रैफिक रोका गया था और जैसे ही जो गाड़ियां थी वो अंदर आ गई थी। हालांकि सिर्फ सिक्योरिटी की गाड़ियों को और जो 2 वज्र वाहन थे, उन 2 वज्र वाहन को ही अंदर परिसर में आने दिया गया। इसके साथ साथ जो मीडिया की गाड़ियां थी, तमाम दूसरे लोगों की गाड़ियां थी, अतीक अहमद के परिवार के कुछ सदस्य काफिले में चल रहे थे, वो सारी की सारी गाड़ियां बाहर रोक दी गई हैं और अंदर कम से कम जेल परिसर के अंदर इस वक्त अतीक अहमद के परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आ रहा है। यानी वो लोग बस रास्ते को लेकर फिक्रमंद थे कि रास्ते में कहीं गाड़ी न पलट जाए, रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए। और उसके बाद जब अतीक अहमद जेल परिसर के अंदर उसका काफिला, उसका वाहन जो है दाखिल हो गया, तो उसके बाद जो है वो परिवार के जो सदस्य थे वो यहाँ से वापस चले गए हैं। ठीक है, तो ये एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से एबीपी गंगा ने आपको पल पल का अपडेट, पल पल की फुटेज आपको दिखाई कि साबरमती जेल से लेकर के नैनी जेल तक का ये सफर कैसा रहा। और देखिए, कल शाम को 5:45 पर साबरमती जेल से अतीक अहमद बाहर निकला था और अतीक के बाद अब अशरफ के जेल आने का इंतजार हो रहा है। अवसर दिया जाएगा और सजा के प्रश्न पर सुनवाई का सुनने के पश्चात जो उचित न्यायालय समझती है वो दंड देती है। कल एक अपराध पंजीकृत हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि उमेश पाल का अपहरण किया गया था और उस उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अपना सशपथ बयान दे दिया। उनके अभिवक्तागण हैं, अभिवक्तागण को पेशी के लिए उसके बाद न्यायालय कोई व्यक्तिगत स्थान तो है नहीं, उनके जो अभिवक्तागण हैं वो उपस्थित होंगे। मैं अभी इस तरह निर्णय के बारे में कोई बात करना एकदम से जल्दबाजी होने के साथ साथ उचित और संगत नहीं है, क्योंकि वो अभी न्यायाधीश महोदय द्वारा जब सुनाया जाएगा तभी बताया जा सकता है। दयाशंकर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। तो देखिए, दयाशंकर मिश्र को आप इस वक्त सुन रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शंस भी सामने आने लग गए हैं क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल इस पूरे मामले में सजा का दिन है, फैसले का दिन है। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद को सजा सुनाई जाए, लेकिन क्या होगा ये देखना होगा। कल कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। मोइन, अब रिएक्शंस भी मिलने शुरू हो गए। दयाशंकर मिश्र को हमने सुना। जी बिल्कुल, देखिए, जो दयाशंकर मिश्र हैं वो अतीक अहमद के वकील हैं। लंबे अरसे से अतीक अहमद के मुकदमों में पैरवी करते हैं और अतीक अहमद के ये जो तमाम मुकदमे इन दिनों चल रहे हैं, चाहे उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा हुआ मुकदमा हो, चाहे उमेश पाल की हत्या से जुड़े हुए मुकदमे हो, चाहे अतीक अहमद और अशरफ की तरफ से सुरक्षा को लेकर जो अर्जियां दाखिल की गई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक अहमद के जो मुकदमे होते हैं उनकी पैरवी ये दयाशंकर मिश्र करते हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर डेजिग्नेट हैं ये, और वो अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि इस पूरे केस में अब आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उन्हें पता है कि क्या कुछ होने वाला है, इसलिए वो सीधे तौर पर किसी तरह की टिप्पणी से बच रहे थे, कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कल तक का इंतजार करना होगा और कल सुबह 11 बजे के आसपास साफ हो पाएगा कि आखिरकार उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था, साल 2006 में उन्हें किडनैप किया गया था और आरोप लगा था कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने किडनैप कराया है। कुल 10 लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया था, इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 9 लोगों पर फैसला कल आना है अदालत का। तो कल सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे और बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया जाए। हालांकि सजा कितनी होती है इस पर फिलहाल सस्पेंस है और इसे लेकर कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा।
बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले को लेकर क्या होगा, क्योंकि ये एक पहला ऐसा मुकदमा होगा, अगर कोर्ट इसमें सजा सुनाता है अतीक अहमद को, तो पहला ऐसा मुकदमा होगा जिसमें अतीक को या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सजा मिलेगी। बहुत ज्यादा बड़ा सस्पेंस है, हर व्यक्ति की निगाहें इसी पर है, कोर्ट का फैसला क्या आता है। सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा और लगातार एबीपी गंगा पर आप अपडेट देखेंगे कि किस तरीके से अब नैनी जेल तक का सफर तो तय कर लिया, लेकिन नैनी जेल से कोर्ट और फिर कोर्ट का फैसला क्या आता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वक्त नैनी जेल में क्या हलचल चल रही है, क्या बैरक तक पहुंचा दिया गया अतीक अहमद को? मोइन जी बिल्कुल, देखिए अभी जो वज्रवाहन था वो वज्रवाहन एक जो था वो सामने की तरफ आपको खड़ा नजर आ रहा होगा, और जो दूसरा वज्रवाहन है वो अभी बिल्डिंग के अंदर है, कैंपस के अंदर ही है, वो अभी बाहर नहीं आया है। इसका मतलब है कि अभी जो कागजी औपचारिकताएं होती हैं वो कागजी औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, कागजी औपचारिकताएं की जा रही होंगी। उसके बाद अतीक अहमद का मेडिकल कराया जाएगा, जेल के अंदर की जो प्रक्रिया होती है, और उसके बाद फिर उसे उस बैरक तक पहुंचाया जाएगा, जिस बैरक को हाई सिक्योरिटी बैरक को स्पेशली खाली कराया गया है और उसमें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अतीक अहमद इस बैरक में आइसोलेशन में रहेगा, कोई दूसरे बंदी इस बैरक में नहीं रहेंगे। हालांकि इस बैरक की क्षमता 30 बंदियों की है और अतीक अहमद का बेटा अली अहमद इस जेल में बंद है, लेकिन दोनों की जो बैरक है वो अलग अलग रखी गई हैं, और दोनों को कम से कम जब तक तीनों लोग साथ रहेंगे, अतीक अहमद, उसका बेटा और खासकर जो अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ है, तीनों के बीच काफी दूरियां रहेंगी। तो एक साथ एक जेल में रहने के बावजूद, जेल में रात बिताने के एक साथ बावजूद, तीनों का आपस में किसी तरीके से मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, तीनों के किसी तरीके का संवाद, तीनों को अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, और इंतजाम इस तरीके से किए गए हैं कि इन बैरकों में किसी तरीके से कोई भी दूसरा बंदी ना जाने पाए, और उन्हीं बंदी रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है जिन बंदी रक्षकों के पास बॉडी वार्न कैमरे हैं। यानी जो बंदी रक्षक अतीक अहमद उसके बेटे या उसके भाई के नजदीक जाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक होगी। तो कोई ना तो मोबाइल फोन से बात करा सकता है, ना खुद इन लोगों से बात कर सकता है, ना ही कोई संदेश अंदर तक पहुंचा सकता है, और ना ही अंदर का कोई संदेश बाहर तक पहुंचा सकता है। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा, बॉडी वार्न कैमरों की निगरानी में रहेगा, और उसकी मॉनिटरिंग प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक रहेगी। ठीक है मोइन, जैसा आपने बताया था कि साबरमती जेल से जब पहला कदम अतीक अहमद ने बाहर रखा तो उसके चेहरे पर वो जो डर था, वो खौफ था, साफ नजर आ रहा था। और 4 साल के बाद जब प्रयागराज पहुंचा है अतीक अहमद, तो क्या आपने उनके चेहरे के कोई हाव भाव देखे कि अतीक क्या कुछ उसके चेहरे से नजर आ रहा था प्रयागराज पहुंचने के बाद? देखिए आपको बताएं कि कल अतीक अहमद शाम को 5:43 पर साबरमती जेल से बाहर निकाला गया था। मैंने पिछले 20-22 सालों में तमाम बार अतीक अहमद को कवर किया है, कोर्ट में पेशी के दौरान, जेल में एंट्री होते हुए, जेल से बाहर निकलते हुए, लेकिन अतीक अहमद को इतना डर में, इतना खौफ में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अतीक अहमद का इतना मुरझाया चेहरा, इतना उदास चेहरा, इतना लटका हुआ चेहरा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। साफ तौर पर उसके मन में एक डर था कि कहीं रास्ते में गाड़ी ना पलट जाए, कहीं उसका अंजाम भी विकास दुबे की तरफ से ना होने पाए। और यही वजह है कि साबरमती जेल से जब से वो वज्रवाहन पर बैठा, वहां मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए उसने कहा था कि ये सब मेरी हत्या कराना चाहते हैं, कोर्ट के कंधे पर रख करके, कोर्ट का सहारा लेकर मेरी हत्या की जा रही है। इस तरीके की बातें अतीक अहमद की तरफ से खुद कही गई थी, और उसके लिए जो कल की रात है, कल की रात बहुत भारी थी। उसे इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को किसी वक्त गाड़ी पलट जाए, लेकिन जैसे ही सूरज निकल आया, जैसे ही सुबह हो गई, उजाला हो गया, और तमाम उसने देखा कि आसपास तमाम मीडिया की गाड़ियां जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। और जैसे उसने मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया और उसके बाद जो है फिर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ, वो उसके बाद उसका जो डर है वो धीरे 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 करके कम होता चला गया। प्रयागराज में तो देखिए उसे वज्रवाहन के साथ ही अंदर, जेल के अंदर दाखिल किया गया, इसलिए हम उसके तरीके था। रास्ते में कुछ जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो एबीपी गंगा पल पल की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, तमाम जगहों पर हमने चेहरे देखे अतीक अहमद के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखे, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो डरा हुआ जरूर है, सहमा हुआ जरूर है, लेकिन उसका डर पिछले 24 घंटों में काफी कम हो गया था। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पिछले 24 घंटे में काफी कुछ बदल चुके थे। हालांकि एक दहशत उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप बात करें तो वो साफ तौर पर नजर आ रही थे। उसे इस बात की भी आशंका है कि कल जो फैसला
करेगा उसे किस तरीके की सजा हो सकती है। वैसे जो कानूनी जानकार हैं उनका ये मानना है कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को सजा होगी, दोनों को बड़ी सजा हो सकती है, लेकिन कितनी सजा होगी, 10 साल की होगी, उम्र कैद की होगी या फांसी की सजा होगी, ये तो कल 11 बजे ही तय होगा। तो अतीक अहमद के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उसके अंदर जो डर है, डर इस बात का है कि कल किस तरह की सजा होगी, डर इस बात का है कि कहीं उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस कस्टडी रिमांड न मांग ले, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगे जाने पर वो मंजूर ना हो जाए, और अगर मंजूर हो जाती है तो पुलिस उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करती है। और सबसे बड़ा डर उसके मन में इस बात का है कि जब प्रयागराज से वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा, चाहे वो कल भेजा जाए और या तो पुलिस कस्टडी रिमांड मिलती है उसके बाद वापस भेजा जाता है, तब उसके साथ कहीं रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो जो डर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।